जी बेटा, लास्ट टाइम हमने यूनिट वन को रिवाइज़ किया था। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू यूनिट टू। सर अगर वो जो लास्ट वाला आपने फाइंड करवाए थे सेकंड लिंक, अगर वो रिपीट कर दे तो। मुझे स्पेसिफ़िकली बताइए कौन सी चीज़ आप कह रहे हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट सर होगा, आपने कोई चीज़ होगा जहाँ से आप रेफ़र करके मुझे बताएंगे कि मुझे नहीं नहीं रिपीट सर, करें। वो समझ ही नहीं आई थी मुझे ना। दो लिंक जब जी आपने जी बेटा, एक्सप्लेन किए आप थे। अपने नोट्स खोल के वहाँ से मुझे बताइए, जिस पेज पे कोई चीज़ है मैं वहाँ से आपको बता देता हूँ। नोट्स खोलिए, मुझे उससे बताइए स्पेसिफ़िकली कहाँ से आप कह रहे हैं, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लाइट बार बार आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट वाले। जी सर यूट्यूब पे मिलेगा? जी जी। एक मिनट। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन रियली। अभी जो सवाल पूछा था, किसने पूछा था? ये वो लड़का भाग गया। ओके ओके जी, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? अब इन जनरल बेटा, आपने जब कोई चीज़ समझनी होती है तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसके ऊपर अपनी एक बेसिक सी एफ़र्ट ज़रूर कर लें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको वो बात कभी भी समझ नहीं आएगी। 100 बार भी रिपीट की जाए तो नहीं आएगी। वन थिंग इज़ दैट वी आर ऑब्वियसली डूइंग रिवीजन। ये चीज़ें हम पहले सारी पढ़ चुके हैं। सेकंड, ये सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके भी प्लेस की हुई हैं। आ, एक चीज़ और आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर मैं एक चीज़ को रिपीट भी करता हूँ तो वो रिपीटिशन ऐसे ही है जैसे एक चीज़ रिकॉर्डेड आपके पास पड़ी हुई है। तो एटलीस्ट एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आपके सामने एक बार आपसे गुज़री हैं आपके सामने से, और उसके बाद वो आपको रिकॉर्ड करके भी फ़राहम कर दी गई हैं, तो एटलीस्ट अगर आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग को देखना चाहिए। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग को भी नहीं देखते
और अगर आप इससे रेफ़र नहीं कर सकते जो लेक्चर नोट्स आपको मुहैया किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने बेसिक एफ़र्ट भी उसके ऊपर नहीं की। सो महज किसी चीज़ को रिपीट कर देने से वो समझ नहीं आ जाती। एटलीस्ट थोड़ी सी इनपुट आपको देनी चाहिए। आई कैन सिंपली डू दिस, मैं इसको रिकॉर्ड करना अवॉइड कर सकता हूँ, बट आई डू इट सो दैट यू हैव दैट फैसिलिटी कि अगर आप कनेक्टिविटी का कोई इशू है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो जब आपके लिए आसानी सहूलत हो तो आप उसको देख सकें। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ द वीडियो। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कह सके कि उसे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो से कभी कोई उसने बेनिफिट लेने की कोशिश की है? यस सर, मैंने किया कोशिश। सो डिड इट हेल्प? यस सर, इट्स हेल्पफुल। एनीवन एल्स? यस सर। ओके, आप कोई सवाल पूछना सर चाह मुझे रहे थे? अक्सर ना सर मुझे अक्सर ना क्लास में कुछ नहीं समझ आता, तो वीडियो देख के मैं कर लेता था ना उसे रिकवर। ओके ओके ओके, आप अभी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं सर, वही था, यही पूछ लिया। नहीं, यू वर सेइंग समथिंग लाइक कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई थी। सर वो मैंने देख लिया, वो आपने ना दोबारा वही फाइंड किया हुआ था, इफ वर्ट वाला ना, तो मुझे समझ नहीं आई। मैं समझा आपने ना उसके नीचे 2 पेस्ट किए थे ना, शायद आपने सेकंड वाला वो फाइंड किया था, पर वो एक ही था सर। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल जो आपके ज़हन में होता है वो कॉन्टेक्स्ट किसी दूसरे के ज़हन में नहीं होता। तो सवाल हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ पूछते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज़ बताई गई और आपको समझ नहीं आई, तो वो चीज़ यूजुअली 2 सोर्सेज में होती है। एक लेक्चर नोट्स के अंदर और दूसरा किसी वीडियो मटेरियल के अंदर। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप लेक्चर नोट्स से रेफ़र करके बताएं कि ये है एग्जैक्टली वो जगह जहाँ पे ये चीज़ है और इसमें से ये बात है जो मुझे समझ नहीं आई। तो इससे ये होता है कि जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आता है आपका। या ये होता है कि आप सवाल को इतने अच्छे से एलाबोरेट कर सकें कि वो आपको कि वो सुनने वाले को वो सवाल आपका समझ आ जाए। तो सवाल पूछने के लिए महज ये नहीं होता कि आपके जहन में एक छोटी सी जो बात है आप वो कम्युनिकेट कर दें, आपको सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी साथ बताना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप उसे लेक्चर नोट से ही रेफ़र कर दें कि ये है एग्जैक्टली वो चीज़ जहाँ आपको कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है, राइट। मैं भी मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल पूछ लूँ किसी चीज़ से मुतल्लिक, तो लाजमी नहीं है कि जो बात मेरे जहन में वही बात आपके जहन में भी हो। यू विल नीड टू लाइक आपको थोड़ी असेसमेंट उसकी चाहिए होगी जिसके बाद आपको वो सवाल समझ आएगा। सो दैट्स वाई आप में से जब भी किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो बहुत बेहतर है कि आप अपना मटेरियल अपने पास अलाइन करके रखें, और ख़ास तौर पर जब हमारा कोई सेशन होना होता है और आपके पास कोई सवाल हो तो आप उन सवालों को अच्छे से रेडी करके रखा करें कि ओके दिस इज़ माय क्वेश्चन, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो सवाल पूछ सकें और उसको आसानी से समझ के उसका जवाब दिया जा सके। ओके, ओके सर। सो शुड आई मूव टू यूनिट 2 नाउ? यस सर। ओके, यूनिट 1 में हमने ये सीखा था कि हम एक वेब पेज से एक लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यूनिट 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक वेब पेज पर मौजूद तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले यूनिट का टेक होम ये था कि एक लिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और दूसरे यूनिट का टेक होम ये है कि तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एज़ यूजुअल चूँकि हम रिपीट कर रहे हैं तो आई विल बी अ बिट फास्ट। आपको जहाँ कोई चीज़ समझना है आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि हम जो अपना सोर्स कोड है उसको डायरेक्टली IDLE में या पाइथन के इंटरप्रेटर में कंसोल पर टाइप करने की बजाय प्रेफर करेंगे कि हम अपने कोड को एक अलग फ़ाइल में सेव कर सकें और उसको वहाँ से चला सकें।
तो सबसे पहले इसका तरीका ये है कि ये पाइथन का शेल हमारे सामने खुला हुआ है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करना जानते हैं। हाउ डू यूज़ इट, वी आर एग्जैक्टली अवेयर। इसमें आप फाइल और फाइल में जाके आप न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। सॉरी, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, राइट। ओके, सो दिस इज इट। So you can see the screen now. Yes, yes, sir. ओके, सो दिस इज़ पाइथन शेल, आइडियली हमने खोला हुआ है। आप फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल आपके सामने खुल जाती है। इसे आप सेव कर लें। सो यू लाइक सेव इट। जब आप सेव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन का डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है वही आपको पाथ के तौर पे देता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी कोई ख़ास डायरेक्टरी बना लें, फ़ोल्डर बना लें जिसके अंदर आप ये अपने प्रोग्रामिंग का काम स्टोर कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का फ़ोल्डर है जो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसके अंदर ये कर लेता हूँ। जो मुझे इसका पाथ पता होना चाहिए ताकि मैं बाद में इस फ़ाइल को ओपन करना चाहूँ तो मुझे पता हो कि ये फ़ाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो मैं इसका फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम टेस्ट रख देता हूँ और ये फ़ाइल .py एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी यहाँ पे। सो ये फ़ाइल अब test.py के नाम से इस लोकेशन पे सेव्ड है। यू कैन सी दिस लोकेशन, डी टीचिंग SP 2020 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोड test.py, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक अलग फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, सो अच्छा, अब पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रोसीजर्स, और दूसरी चीज़ जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे वो कंट्रोल है। पहले यूनिट के अंदर भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि पर्पस महज ये नहीं है कि हम लिंक एक्सट्रैक्ट कर सकें। असल में पर्पस ये है कि हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखें, उनके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनके पीछे क्या लॉजिक काम कर रही है, हम इस बात को समझें और फिर बतौर एग्जाम्पल हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखें कि क्या हम उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और पहले यूनिट के अंदर जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था वो ये था कि आप किसी वेब पेज से किसी लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसी तरीके से कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के हम यूनिट 2 के अंदर सीखेंगे, जिनमें दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक तो प्रोसीजर्स लिखना है और एक जो है वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल है। तो प्रोग्रामिंग के कुछ मज़ीद ब्लॉक्स हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे और फिर उनको अप्लाई करके हम जो प्रॉब्लम इस यूनिट में सॉल्व करेंगे वो ये होगा कि हम किसी एक पेज से तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले यूनिट में हमने सिर्फ एक लिंक को एक्सट्रैक्ट किया था। ओके, अच्छा, अब हमें ये याद है कि जो हमारे पास कोड था, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। सो और अगर हम वही पेज ओपन कर लें xkcd.com एंड 353 और फिर हम इसका सोर्स कोड अगर देखें और यहाँ से हम किसी ahref के एरिया को कॉपी कर लें, राइट। सो कंटेंट के अंदर मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर इनको प्लेस कर देता हूँ और फिर स्टार्ट लिंक हमने फाइंड किया था, स्टार्ट कोड फाइंड किया था, एंड कोड फाइंड किया था और फिर URL हमें इस तरीके से मिल गया था, राइट। और फिर हमने इसको प्रिंट कर लिया था। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। सो यू सी कि उसने लिंक एक्सट्रैक्ट करके जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस कोड को, जो पहले हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर में लिख रहे थे, अब हम एक अलग फ़ाइल में स्टोर करके इसको इस तरीके से चला के एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करना है।
इसका एक तरीका तो ये है कि पेज स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये कंटेंट स्टोर्ड है, हम इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यही कोड दोबारा लिख लेते हैं। अगर आप देखें तो मैंने वही कोड जिसमें स्टार्ट लिंक फाइंड कर रहे हैं, स्टार्ट कोड फाइंड कर रहे हैं, एंड कोड फाइंड कर रहे हैं और यूआरएल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पेज मैंने ऊपर एक ही बार लिखा है जहाँ मेरे पास वो स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो अब आपको नज़र ये आ रहा है कि ये एक ही लिंक 2 बार प्रिंट हो गया। वो एक ही कोड आपने रिपीट किया तो एक ही लिंक जो है वो 2 बार प्रिंट हो गया। मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ कि एक लिंक इसके अंदर और स्टोर कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल मोर। ओके, अच्छा, अब अगर मैं ये कोड तीसरी बार लिख दूँ, अब देखिए मैंने ये कोड 3 बार लिखा है। मेरे पास ए एच रेफ 3 बार एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ये एक ए एच रेफ है, ये दूसरा ए एच रेफ है जो ब्लैक को पॉइंट कर रहा है, और ये तीसरा ए एच रेफ है जो स्टोर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, store.xkcd.com सो ऑन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तीनों बार मैंने 3 बार वो कोड लिखा है, 3 बार मैं लिंक को प्रिंट कर रहा हूँ, तो तीनों बार पहला ही लिंक प्रिंट होता है, दूसरा या तीसरा लिंक प्रिंट नहीं होता। अच्छा, अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप इस कोड को देखें तो बेसिकली स्टार्ट लिंक क्या फाइंड करता है, ए एच रेफ। जब भी आप स्टार्ट लिंक से ए एच रेफ को फाइंड करेंगे तो वो शुरू से सर्च करना शुरू करेगा पेज के अंदर, और उसको हमेशा ये ए एच रेफ मिलेगा, ठीक है। तो जब पहला ए एच रेफ मिलेगा वो स्टार्ट कोड एंड कोड दोबारा फाइंड करेगा, उसको यही स्टार्ट कोड और यही एंड कोड मिलेगा। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि जब मैं एक लिंक फाइंड कर लूँ तो मैं पेज स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर लूँ। मैं कहूँ कि पेज इज़ असाइंड पेज फ्रॉम अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि पेज जो है अब पेज को एंड कोड से रीड करें, एंड कोड से लेकर। पेज में पहले था ये सारा कुछ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि पेज एंड कोड कौन सी मिलेगी, पहली बार ये वाली। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एंड कोड से आगे रीड करना इसको शुरू करें। यानी अब जब पहली बार आप ये कोड एग्जीक्यूट कर चुकेंगे और जब आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, पेज इज़ पेज फ्रॉम एंड कोड टू, अब एंड कोड का मतलब है कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ से इसको शुरू करें, और कॉलन के बाद हमने कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखते जब, तो इसका मतलब होता है कि आखिर तक। तो ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है ये वो हिस्सा है जो अब पेज के अंदर बाकी बचेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या इससे हमें वो फ़ायदा होता है कि अच्छा, अब अगर आप देखें तो पहला लिंक और उसके बाद चूँकि मैंने पेज को मॉडिफाई कर दिया तो दूसरा लिंक, लेकिन दूसरे के बाद तीसरे लिंक के तौर पे भी उसने दूसरे ही लिंक को शो किया है। और ऐसा इसलिए है कि यहाँ आने के बाद अब जो एंड कोड अगला आएगा वो ये वाला आएगा, और मैं चाहूँगा कि अगला ए एच रेफ मैं इस कोड के बाद में तलाश करूँ। तो मैं यही लाइन यहाँ पे दोबारा अगर रिपीट कर दूँ तो दिस शुड वर्क। अब मुझे ये तीनों लिंक्स अलग अलग मिल जाने चाहिए, ठीक है। सो यू सी, तीनों लिंक्स अलग अलग मुझे मिल गए। सो डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव ट्राइड टू एलैबोरेट हियर? जी, मैंने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे ये पेज स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ पेज को तो वी सी कि अब पेज में क्या बचा। जब मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की तो पेज में क्या बचा, ठीक है। तो पहला लिंक प्रिंट करने के बाद मैं पेज स्ट्रिंग को भी प्रिंट करके देखता हूँ कि पेज में क्या बचा। तो यू सी के पेज के अंदर हमें अब ये मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर आप देखें तो जो पहला ए एच रेफ वाला हिस्सा था वहाँ जो एंड कोड उसे मिली थी, एंड कोड उसको मिलेगी यहाँ पे, यही मिलेगी ना एंड कोड। और जब हम लिखेंगे कि एंड कोड से लेके आखिर तक, तो वो पेज का ये वाला हिस्सा रख देगा, पिछला हिस्सा निकाल देगा।
अब जब आप दोबारा ए एच रेफ तलाश करेंगे तो ज़ाहिर है पीछे वाला नहीं, पीछे वाला ए एच रेफ तो पेज का हिस्सा ही अब नहीं है, अब ये वाला ए एच रेफ उसे मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब अब यहाँ आपको एंड कोट मिलेगा तो वो ये वाला एंड कोट होगा। जब इस एंड कोट से आप दोबारा आप यही स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास पेज का ये वाला हिस्सा बाकी बचेगा, बाकी हिस्सा इसमें से निकल जाएगा। अब जब दोबारा आप ए एच रेफ तलाश करेंगे तो पहले दोनों ही चूँकि पेज का हिस्सा नहीं है तो पहला ए एच रेफ अब उसको ये वाला मिलेगा। That's why we are able to witness what is happening here. So, हमने देखा कि ये 3 लिंक्स थे तो हमने इसी कोड को 3 बार लिख लिया तो हमें तीनों लिंक्स मिल गए, ठीक है। तो बज़ाहिर हम इस तरीके से कि जितने लिंक्स किसी पेज में एग्जिस्ट करते हैं हम उतनी बार इस कोड को रिपीट करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इशू ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा बग़ैर देखे कि एक पेज पे कितने लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ़ लिंक्स पेज टू पेज वेरी करते हैं। कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर एक भी लिंक ना हो, कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर दसियों लिंक्स एग्जिस्ट करते हों। सो हर पेज के ऊपर नंबर ऑफ़ लिंक्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर हम मैनुअली देख के ही हमें डिसाइड करना है कि जितने लिंक्स हैं उतनी बार इस कोड को रिपीट कर दें तो फिर तो हम अपना कोई इफ़ेक्टिव प्रोग्राम ऐसा नहीं लिख सकते जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर काम कर सकता हो। हमें ऐसा कोड लिखना है जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर सकता हो। जितने भी लिंक्स हों, 0 हों, 1 हों, 10 हों, 100 हों, 1000 हों, 5 हों, 10 हों, 8 हों, जितने भी लिंक्स किसी पेज के ऊपर एग्जिस्ट करते हों, आपके कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ कर कि जब तक उसको लिंक्स मिलते रहें वो उन लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करता रहे, राइट। सो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें मैनुअली इस कोड को रिपीट करना पड़े, खुद देख करके कितने लिंक्स एक पेज में एग्जिस्ट करते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारा कोड लिखने का पर्पज़ ये होता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली, हमने एक बार उनको प्रोग्राम कर दिया है, अब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैपन हो, ना कि हर चीज़ के लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, अब इस कोड को, अब बज़ाहिर तो ये कोड हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन हमने जो फैक्टर अभी बयान किया कि हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो, तो हमें प्रोग्रामिंग के कुछ मज़ीद कंस्ट्रक्ट्स को लर्न करना पड़ेगा और फिर उन कंस्ट्रक्ट्स को अप्लाई करके हम इस कोड को इस काबिल बनाएंगे कि ये कोड हमारे लिए हमारे मतलब का काम कर सके, ठीक है। तो मैं इस कोड को यहीं पे रहने देता हूँ और एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ, सपोज़ मैं इसका नाम test2 रख लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट में वो फाइल, वो चीज़ें स्टोर्ड हैं, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। सो दिस फाइल इज़ एम्प्टी नाउ। नाउ वी सी। अच्छा, अब हमने पहली चीज़ जो लर्न करनी है वो है कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, प्रोसीजर्स जो हैं ये एक आप कह लें कि एक इकाई है, एक यूनिट ऑफ कोड है जिसको आप एक बंडल के तौर पर इकट्ठा कर देते हैं और वो कोई ख़ास काम रिपीटेडली कर सकता है। अगर हम आम सेंस में देखें तो हम कहेंगे कि प्रोसीजर एक ब्लैक बॉक्स है, आप उसको कोई वेब पेज देंगे और वो आपको लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। अब ज़ाहिर है उसके अंदर कोड ही लिखा जाएगा और ऐसा ही कोड लिखा जाएगा जैसा कोड अभी हम लिख रहे थे, ठीक है। एक प्रोसीजर के बारे में अगर बुनियादी बात समझनी हो तो ऐसे ही है कि जैसे हम मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ काम करते आए हैं। मसलन मैथमेटिक्स में आप नंबर्स का सम कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सम एक प्रोसीजर है, वो कोई इनपुट लेता है और वो कोई रिज़ल्ट देता है उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद। मिसाल के तौर पे सम प्रोसीजर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सम एक ऐसा प्रोसीजर है जो कम अज़ कम 2 नंबर लेगा और नतीजे के तौर पर हमें उन दोनों नंबर्स का सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आप प्रोसीजर्स जो हैं, प्रोसीजर और फंक्शन ये दोनों लफ्ज़ सिनोनिम के तौर पे लिए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी आप फंक्शंस लिखते आए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई फंक्शन f of x के तौर पे लिख लेते हैं।
आप कहते हैं कि x आपकी इनपुट होगी और उसके ऊपर आप कोई नंबर डिफ़ाइन करते हैं जो आपके लिए उसके ऊपर आप कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो आपके लिए कोई काम कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ दैट f ऑफ x इज़ x स्क्वायर, कि जो f ऑफ x है एक फंक्शन है f जो कि इनपुट ले रहा है x। जी एक प्रोसीजर है हमारे पास, f नाम है उसका, x उसकी इनपुट है और वो हमें x का स्क्वायर दे देता है। ठीक है, सो ये ऐसे ही है कि हम ये कहें कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो तो इसका जवाब x स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर f की वैल्यू 2 हो तो इसका जवाब 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 5 हो तो इसका जवाब 25 आ जाएगा। राइट, तो हम कहते हैं कि f एक फंक्शन है या प्रोसीजर है जो कोई इनपुट लेता है। सपोज़ उस इनपुट का नाम x है, उसकी इनपुट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, और वो कोई हमें आउटपुट रिटर्न करता है और ये आउटपुट क्या होगी ये डिपेंड करता है कि उस प्रोसीजर के ज़िम्मे क्या काम लगाया गया है। तो यहाँ f जो फंक्शन है वो हमें x का स्क्वायर करके रिटर्न कर देता है, वो हमें x का स्क्वायर देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल, हम कहते हैं जी f एक फंक्शन है जो कि x और y दो इनपुट्स लेता है और हमें x स्क्वायर प्लस y रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर हम इसे 1 1 देते हैं तो ये हमें क्या देगा 2। अगर हम इसे 2 और 3 देते हैं तो ये हमें क्या देगा 7। और अगर हम इसे 5 और 4 देते हैं तो ये हमें क्या देगा 29। तो ये मिसाल समझ आई आप लोगों को? सर रिपीट करिएगा। ये मिसाल आप लोगों को समझ नहीं आई? इस मिसाल को देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि f एक फंक्शन है x और y पे जो डिफाइंड है और बेसिकली वो फंक्शन क्या करता है x स्क्वायर प्लस y करता है। ठीक है, तो अगर हम उसे x की जगह 1 और y की जगह 1 दें तो वो क्या देगा, x की जगह 2 और y की जगह 3 दें तो वो 7 देगा, सो ऑन। आप इस मैपिंग को देखिए कि क्या ये मैपिंग अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ओके सर, बाय। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस मैपिंग? जी सर। सो सादा सी बात है कि आपका एक प्रोसीजर है f, वो दो इनपुट्स ले रहा है x और y के नाम से और वो हमें नतीजा क्या दे रहा है x स्क्वायर प्लस y। तो वो x का स्क्वायर करता है, उसमें y ऐड कर देता है और ये वो नतीजा है जो वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो एक फंक्शन को क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसके ज़िम्मे क्या काम लगाते हैं। अच्छा, अब यही काम अगर हम पाइथन में करना चाहें, ठीक है, मैं एक फ़ंक्शन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये एग्जांपल्स ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। मैं यही फंक्शन पाइथन में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं लिखूँगा डेफ। ठीक हो गया, डेफ इज़ द कीवर्ड। जब भी आपको कोई प्रोसीजर या फंक्शन, मैंने कहा कि प्रोसीजर और फंक्शन दोनों सिनोनिम्स के तौर पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको कोई फंक्शन या प्रोसीजर डिफ़ाइन करना है तो आप हमेशा पहला लफ्ज़ लिखते हैं डेफ। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ फंक्शन का नाम है f। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेम चूज़ करें। आपके फंक्शन ने जो काम करना है आप उस तरह का नाम चूज़ करें। तो मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम f is too short a name, I just make it foo, राइट। नाम आप जैसे वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, उसी तरीके से आप फंक्शन का नाम भी रख सकते हैं। आप इसका नाम f भी रहने दें तो ऑल राइट, वट एवर। ठीक है, सो ये नाम आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है। हम इसको फ़िलहाल f ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, इनपुट्स भी आपको बतानी है और इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करके बतानी है इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, ये दो इनपुट्स लेगा, एक इनपुट का नाम मैं x ही रहने देता हूँ और दूसरी इनपुट का नाम मैं y ही रहने देता हूँ। ये नाम भी आपको खुद चूज़ करने हैं, जैसे फंक्शन का नाम भी आपको खुद चूज़ करना है, वैसे इनपुट वेरिएबल्स के नाम भी आपको खुद ही चूज़ करने हैं। ठीक है,
ये बताने के बाद कि फ़ंक्शन का नाम क्या होगा और वो कितनी और कौन सी इनपुट्स लेगा, मैं एक कॉलन प्लेस कर दूंगा। ये स्पेस मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब कॉलन प्लेस करने के बाद मैंने एक एंटर की प्रेस की। अब अगर आप देखें तो एंटर की प्रेस करने के बाद मेरा कर्सर यहाँ नहीं आया बल्कि यहाँ पे आया है। दैट मीन्स दैट वी आर इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पाइथन में इस इंडेंटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो इंडेंटेशन के एरर आते रहेंगे, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिहाजा मर्ज़ी से स्पेसिंग आगे पीछे करना हमेशा आपको मुश्किल में डाल देगा। सो नेवर डू दैट। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई रिटर्न करे। अच्छा, पाइथन में अगर आपको एक्स स्क्वायर करना है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्टार एक्स, यानी एक्स को एस से ज़रब दे दें और फिर उसमें वाई ऐड कर दें। दैट्स गुड इनफ, ठीक है। और साथ आप शुरू में एक लफ्ज़ लिखेंगे रिटर्न, कि जी ये फंक्शन जिसका नाम f है, जो दो इनपुट्स ले रहा है, पहली इनपुट का नाम x है, दूसरी इनपुट का नाम y है, और ये फिर x स्क्वायर प्लस y जवाब के तौर पे रिटर्न करता है, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं लिखता हूँ रन मॉड्यूल, इसे सेव करेंगे आप। अब यहाँ आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। तो प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आप प्रोसीजर का नाम लिखेंगे जो कि f है, और चूंकि ये दो इनपुट्स ले रहा है तो आप इसको दो इनपुट्स देंगे, और यहाँ पे आप इनपुट देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ 2 और 3 मैंने बतौर से इनपुट दिया। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? 2 ज़रब 2 जमा 3 7 इसका जवाब होना चाहिए, राइट। तो 7 ही इसका जवाब आया। अब ये जो 2 है और 3 है, 2 x में चला जाएगा और 3 y में चला जाएगा। 2 से ज़रब खाएगा, उसमें 3 ऐड होगा और ये जवाब के तौर पे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ कोई वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लें, a को 2 दे दें और b को 3 दे दें, और जब ये फंक्शन कॉल करें तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे कहें जी मैं a और b दे रहा हूँ, तो दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। a में 2 है, b में 3 है, तो जो a में 2 है वो x में चला जाएगा और जो b में 3 है वो y में आ जाएगा। दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। तो इस सूरत में भी जवाब 7 ही आएगा। सो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी जी। सर वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ेगा x या a b? नहीं, ये बात याद रखिए कि यहाँ जो भी चीज़ है आप डायरेक्टली वैल्यू लिख दें या वेरिएबल में स्टोर करके लिख दें, यहाँ जो होगा वो डायरेक्ट वैल्यू होगी या किसी वेरिएबल का नाम होगा। जो वेरिएबल भी होगा उसमें भी गुजारे को वैल्यू ही होगी ना। इसने बेसिकली कॉपी हो जाना है यहाँ पर, इसमें x में, और यहाँ जो यहाँ वैल्यू होगी इसने कॉपी हो जाना है यहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ भी वेरिएबल्स का नाम x और y रख लेंगे तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो भी x की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी, y की वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन्होंने कॉपी होना है, यहाँ क्या नाम रखते हैं उससे वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्ज़ करें मैं एक वेरिएबल x बनाता हूँ, उसको 2 देता हूँ, और एक वेरिएबल y बनाता हूँ, उसको 4 देता हूँ, और जब मैं प्रोसीजर को कॉल करता हूँ तो मैं x y लिख देता हूँ। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 8 आ जाएगा जवाब, ठीक है। तो x की वैल्यू x में कॉपी हो गई, y की वैल्यू उधर जाकर y में कॉपी हो गई। अगर मैं यूं लिखूं, ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो y है चूंकि ये पहले लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ x में कॉपी होगी, यानी जो पैरामीटर्स की तरतीब है वो हमेशा मलहूज रहेगी। जो चीज़ आप पहले लिखेंगे वो पहले पैरामीटर में जाके कॉपी होगी इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, और जो दूसरे में लिखेंगे वो दूसरे में जाएगी। नो मैटर व्हाट के यहाँ आपने नाम क्या रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हैं या वेरिएबल्स लिखे हैं। इज इट ऑल राइट? ओके, सो इस तरीके से आप एक प्रोसीजर डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं प्रोसीजर्स की, विदाउट पेइंग रिगार्ड टू व्हाट वी आर डूइंग देयर। हम एक अब ये प्रोसीजर लिखा, हम इसको लिखा रहने देते हैं। हम एक प्रोसीजर लिखते हैं जो 2 इनपुट्स लेगा और उन दोनों का सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैं इसका नाम सम रख देता हूँ। सम एक बेहतर नाम है। ये 2 नंबर लेता है, मैं एक का नाम num1, एक का नाम num2 रख देता हूँ। ठीक है, आपको जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये रिटर्न करेगा num1 प्लस num2। ठीक है, मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो अब ये सम के नाम से इसे कॉल किया जा सकता है। इसे कहा जा सकता है कि 2 और 4 ले लो, इनका सम कर दो, तो ये हमें 6 रिटर्न कर देगा। अब आप जानते हैं कि आप वेरिएबल्स में स्टोर करके भी ये वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। दैट्स ऑल राइट। ठीक है, हम एक और प्रोसीजर लिखते हैं जो नंबर्स के स्क्वायर का सम करेगा। मैं इसका नाम सम अंडरस्कोर स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, अब अगर इसने सम ऑफ स्क्वायर्स करना है तो लाजमी नहीं है कि इसका नाम आप सम अंडरस्कोर स्क्वायर रखें। नाम आप कुछ भी रख दें, आप इसका नाम ABC भी रख दें तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन हमेशा वो नाम रखना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि मीनिंगफुल हो, जो उन मानी को कन्वे कर रहा हो जिस किस्म का काम फंक्शन को करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये 3 इनपुट्स लेगा, तो मैं चले कह देता हूँ num1, num2 और num3, ये 3 इनपुट्स लेगा। ठीक है, और तीनों के स्क्वायर का सम कर देगा। तो मैं कहता हूँ इट विल रिटर्न num1 स्टार num1 प्लस num2 स्टार num2 प्लस num3 स्टार num3। ठीक हो गया, ये इसका स्क्वायर करेगा, उसमें इसका स्क्वायर ऐड करेगा और फिर उसमें इसका स्क्वायर ऐड करेगा। सो इफ आई रन इट, सो सम अंडरस्कोर स्क्वायर जो नाम फंक्शन का है उसी नाम से कॉल करेंगे। अगर आप नाम की स्पेलिंग गलत कर देंगे तो वो फंक्शन रिकग्नाइज नहीं होगा। तो मैं इसे कहता हूँ जी 2, 3 और 4 ले ले। तो ये 2 ज़रब 2 4, 3 ज़रब 3 9 और 4 ज़रब 4 16। तो 4 जमा 9 जमा 16 यानी रिज़ल्ट के तौर पे आपको 29 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि नहीं मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करता, मैं कहता हूँ इनका जवाब एक वेरिएबल रिज़ल्ट में स्टोर कर लें। इस वेरिएबल का नाम आप और भी कुछ रख सकते हैं, बट रिज़ल्ट इज़ एन अप्रोप्रिएट नेम, और रिज़ल्ट को रिटर्न कर दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स द सेम थिंग। आपने एक स्टेप में उसका रिज़ल्ट कंप्यूट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर उसको रिटर्न कर दिया। आप डायरेक्टली रिज़ल्ट रिटर्न कर दें या एक वेरिएबल में उसको स्टोर करके रिटर्न कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस वेरिएबल का नाम अगर ए रख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज आई सेड अर्लियर के नाम हमेशा ज़रा अप्रोप्रिएट और डिस्क्रिप्टिव रखने चाहिए। सो दिस शुड वर्क द सेम। कोई बात आपके जहन में है ऐसी जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लीजिए। डन सर। अच्छा, अब हम एक प्रोसीजर लिखते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं कोई प्रोसीजर लिखूं जो आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम वो प्रोसीजर लिख सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी एग्जांपल जो आपके जहन में आ रही है, यू कैन आस्क मी टू राइट, आई विल राइट दैट फॉर यू। सर सॉर्टिंग वाला समझा दें, पाइथन में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब बेटा ये बहुत आगे का काम है, मैं अभी 1 घंटा लगा के भी आपको सॉर्टिंग नहीं समझा सकूंगा।
कोई सादा सी एग्जांपल। मेरा पर्पस इस वक्त सिर्फ ये है कि आपको पता हो एक प्रोसीजर क्या होता है, उसको इनपुट्स देने का क्या मतलब होता है, उससे आउटपुट लेने का क्या मतलब होता है, उसके अंदर कोई ख़ास काम करने का क्या मतलब होता है, और उस प्रोसीजर को कॉल कैसे किया जाता है। सो इस हद तक छोटी छोटी मिसालें मैंने आपके सामने सिर्फ सम मल्टीप्लिकेशन ही की है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया। आप कोई स्ट्रिंग्स के बारे में मिसाल सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक प्रोसीजर लिखें जो कि आपको डिवाइड। बेटा माइक बंद कर दें अपना। इफ़ यू हैव टू से समथिंग से इट क्विकली, अदरवाइज कीप योर माइक ऑफ। ओके, सो हमारे पास बहुत सारी मिसालें मिसाल के तौर पे यहाँ इस यूनिट के अंदर भी हैं। अगर हम इस यूनिट के अंदर देखें तो ठीक है। सो लाइक ये एक प्रोसीजर है जो एक स्ट्रिंग इनपुट के तौर पे लेता है और उसमें से पहला कैरेक्टर रिमूव कर देता है। ठीक है, इसने इस प्रोसीजर का नाम रखा रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है। ये बतौर इनपुट एक स्ट्रिंग लेता है, सपोज उसका नाम हम एस रख देते हैं, एंड इट रिटर्न्स अगर हमें उसमें से पहला कैरेक्टर रिमूव करना है तो मैं ये कहूँगा कि उस स्ट्रिंग को 0th छोड़ दें, 1 से शुरू करें और आखिर तक ले जाएं। तो ये क्या करेगा कि आप उसे कोई भी स्ट्रिंग देंगे, ये उसका पहला कैरेक्टर रिमूव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है ABC, और अगर मैं रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग को इस पे कॉल करूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, BC, बिकॉज हमें नज़र आ रहा है कि ये कह रहा है कि 1 से शुरू करें, 0 छोड़ दें और आखिर तक जाएं। तो दिस विल स्किप द फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। So these are very small examples of how procedures are written and how they are used. Okay, अब ये देखिए, ये एक प्रोसीजर है, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखिए जब मैंने इसे कॉपी किया तो आप ये देखें ये भी यहीं पे साथ आ रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है। इसका आसान तरीका ये होता है कि डेल प्रेस करें, इसको यहाँ पे ले आएँ बिल्कुल साथ। अगर यहाँ स्पेस है तो स्पेस को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब एंटर की प्रेस करें, दिस विल गो टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। अच्छा, अब ये एक प्रोसीजर है INC के नाम से जो n ले रहा है और n+1 रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसे एक नंबर देंगे तो ये उस नंबर में एक का इजाफा करके रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं INC को 2 दूंगा तो ये मुझे 3 दे देगा। अगर मैं INC को 12 दूंगा तो ये मुझे 13 दे देगा। अगर मैं INC को A देता हूं तो आपके ख्याल में A क्या देगा? A बतौर एक स्ट्रिंग देता हूं तो आपके ख्याल में A क्या देगा? दिस शुड गिव मी एन एरर। ये कहेगा कि आप स्ट्रिंग को और नंबर को जमा नहीं कर सकते। आप नंबर को नंबर में जमा कर सकते हैं, कैरेक्टर में जमा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग की बजाय यूं दे दूं तो क्या होगा? अगेन इट विल गिव मी एन एरर। इट विल से कि ये जो A है मुझे नहीं पता क्या है। शायद आप कोई वेरिएबल लिखना चाह रहे थे लेकिन इस वेरिएबल को आपने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद ये कोई वेरिएबल था। अगर मैं यूं लिख दूं तो ठीक है, इसको पता है कि A के नाम से एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 12, तो ये 12 उस प्रोसीजर को देगा बतौर इनपुट और वो प्रोसीजर इसे 13 रिटर्न कर देगा। गॉट दिस एग्जाम्पल? यस सर। अभी तक कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। ओके, गुड।
So have a look at some other examples. अच्छा, अब यहाँ एक फ़र्क अहम है जो हम और देख सकते हैं कि रिटर्न में और नॉन रिटर्न में क्या फ़र्क होता है। एक तो ये कि सम के नाम से हमने पहले एक प्रोसीजर डिफ़ाइन किया हुआ है, हम इसका नाम सम 2 कर देते हैं, जस्ट टू मेंटेन अ डिफरेंस ऑफ नेम। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो फ़र्क क्या है, ये नम 1 नम 2 ले रहा है, उनका सम रिटर्न कर रहा है। यहाँ नम की बजाय हमने नाम ए बी रख लिया, दैट्स द सेम थिंग, इट डजंट रियली मैटर। ठीक है। अब ये रिटर्न ए प्लस बी की बजाय कर रहा है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। आपके ख्याल में इसमें और इसमें क्या फ़र्क है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं रिटर्न? ठीक है, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि दोनों नंबर्स को ऐड करें और उसका नतीजा वापस ए में स्टोर कर दें। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ए में 10 और बी में 15 दे रहे हैं तो 10 जमा 15 25 हो जाएगा और वो 25 ए में वापस स्टोर हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन ये वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे अब इनको अभी कॉल करके अगर देखें तो हमें ये फ़र्क समझ आ जाएगा। लाइक अब मैं सम कॉल करता हूँ 10 15 के साथ, इट रिटर्न्स 25। अगर मैं सम 2 को कॉल करता हूँ तो कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? हुआ अब भी यही है कि 10 जमा 15 25 हो गया, लेकिन वो रिटर्न नहीं किया गया। ठीक है, हमने उसको एक वेरिएबल ए में स्टोर तो कर लिया लेकिन रिटर्न नहीं किया। रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे हमें वापस जवाब मिलेगा और वो शो भी होगा। लाइक एक तरीका ये है कि हम रिटर्न ए कर दें तो अब ये हमें शो हो जाएगा। सो अब अगर मैं सम 2 को कॉल करूँगा तो 25 शो होगा। तो यू कैन सी कि रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो जहाँ से हमने इस प्रोसीजर को फंक्शन को कॉल किया है वो वैल्यू वहाँ पे रिटर्न की जाएगी। मैं यूँ भी कर सकता हूँ, अब चूँकि वैल्यू रिटर्न हो रही है तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से सपोज़ और यूँ कर देता हूँ। अब देखिए कुछ यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन अब जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो इस वेरिएबल रिज़ल्ट में मैंने स्टोर कर ली है। और अब अगर मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करूं तो इसमें मुझे 25 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा ये करता हूं कि ये रिटर्न यहाँ से ख़त्म कर देता हूं। ठीक है, और हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं अब। ठीक है, अब अगर मैं सम 2 पे देखता हूं रिज़ल्ट तो मैं देखता हूं, अब देखें सम 2 रिटर्न नहीं कर रहा कुछ भी, तो अब मैं देखता हूं रिज़ल्ट में क्या है। तो यू सी रिज़ल्ट में है नन। ठीक है, जब फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नन रिटर्न करता है, दैट नथिंग हैज़ बिन रिटर्न। ठीक है, चूँकि ये फंक्शन कोई जवाब रिटर्न नहीं कर रहा, ये जवाब ये कंप्यूट तो कर रहा है, कुछ कुछ प्रोसेसिंग तो कर रहा है, लेकिन रिटर्न हमने इसे कुछ करने को नहीं कहा, लिहाजा इसने रिटर्न हमें किया नन। सो व्हेन वी डू नॉट आस्क अ प्रोसीजर टू रिटर्न एनीथिंग, बाय डिफ़ॉल्ट इट रिटर्न्स नन, राइट। एंड इसकी बजाय अगर हम सम को कॉल करें तो सम चूँकि रिटर्न कर रहा है तो अब मुझे रिज़ल्ट जब मैं प्रिंट करूँगा तो इसमें मुझे 25 मिलेगा। तो ये है फ़र्क रिटर्न करने और रिटर्न ना करने में। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन पहला प्रोसीजर जो सम के नाम से है वो उस वैल्यू को कंप्यूट करके रिटर्न भी कर रहा है, वापस भी दे रहा है कि ये जवाब है। लेकिन जो दूसरा प्रोसीजर है सम 2 के नाम से, वो सम कर तो रहा है लेकिन वापस नहीं कर रहा, रिटर्न नहीं कर रहा। तो वो जवाब हमें वापस जहाँ से हमने उसे कॉल किया है उस फंक्शन को, वहाँ हमें वो जवाब वापस नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? Everybody is okay so far? Excuse me, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. जी बेटा बोलिए बोलिए। सर वो जो आपने ऊपर रिटर्न जो
सर वो रन करें प्रोग्राम को। सर ये जो आपने ऊपर प्रिंट में उसने नन दिया है हमें, जी जी। सर ऊपर भी तो हमने उसको कोई भी वैल्यू तो नहीं ना दी थी, तो फिर उसने हमें नन तो तब तो नहीं दिया था मतलब उसने। बेटा ऊपर हमने उसमें रिटर्न लिखा हुआ था, यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे रिटर्न लिखा हुआ था हमने, ठीक है। ये रिटर्न पहले लिखा हुआ था, जब ये रिटर्न लिखा हुआ था तब वो नन नहीं देगा बल्कि ये वैल्यू देगा, लेकिन जब हम ये रिटर्न ख़त्म कर देते हैं तब वो नन देता है। सर एक और चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्रिंट ए। अब ये जो सम 2 है ये इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे प्रिंट करने का मतलब ये है कि मुझे ये जवाब नज़र आएगा। मैं लिखता हूँ सम 2, ठीक है। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा लेकिन प्रिंट कर रहा है, तो अब ये 25 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, लेकिन रिजल्ट में अभी भी नन ही होगा, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस हो गई। एक, ये प्रोसीजर दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें 25 रिटर्न कर देगा उस सूरत में, ठीक है। ये प्रोसीजर सम कर रहा है और सम करने के बाद प्रिंट कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब इसका जवाब स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसके जवाब को वापस गेट करेंगे कि क्या इसने प्रोसीजर जहाँ से कॉल किया वहाँ कुछ रिटर्न भी किया है, तो रिटर्न इसका अब भी नन ही होगा। जी सर। ओके, इफ़ यू सी दिस, तो यहाँ इस एग्जांपल में हमने ये किया कि हम एक प्रोसीजर लिखते हैं जिसको दो स्ट्रिंग्स देते हैं और वो पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग 2 बार और फिर पहली स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो इस सूरत में भी अगर आप देखें तो दैट्स वेरी इजी प्रोसीजर टू राइट। हम प्रोसीजर लिख रहे हैं डेफ, सपोज मैं इसका नाम कैट रख लेता हूँ, कैट कंकैटिनेट कर रहा है सपोज ये कुछ चीज़ें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ये 2 स्ट्रिंग्स लेता है S1 और S2 के नाम से, और ये रिटर्न कर देता है S1 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S1, ठीक है। सो अगर आप इस प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल करेंगे कैट को, और आप इसको कोई भी 2 स्ट्रिंग्स दे दें, सपोज़ A और B, तो ये B को 2 बार रिपीट कर देगा और A शुरू में और आखिर में लगा देगा उसके। सो दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि आपके पास एक स्ट्रिंग है डैंटन। मैं स्ट्रिंग को ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ जो है ऑडेस ये 3 बार है, 1, 2 और 3। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम एक प्रोसीजर लिखें फाइंड सेकंड, जिसको हम ये स्ट्रिंग दें और ये लफ्ज़ दें और ये हमें इसकी सेकंड अकरेंस बताए। सो इट्स लाइक आई वांट टू राइट अ प्रोसीजर def def find second, इसका नाम रख लिया हमने। ये एक सर्च स्ट्रिंग लेता है और एक टारगेट स्ट्रिंग लेता है जिसको इसने ढूंढना है। सर्च स्ट्रिंग जिसमें ढूंढना है और टारगेट स्ट्रिंग जिसको ढूंढना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सर्च
डॉट फाइंड, हमें मालूम है कि अगर हम सर्च स्ट्रिंग में टारगेट स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे तो इसकी पहली अकरेंस जो होगी ये, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ तो ये नंबर रिटर्न कर देगा जहाँ पे वो हमें वैल्यू मिली है। ठीक है, मैं इसको अगर रन करूँगा, ठीक है, सो डेंटन स्ट्रिंग को दोबारा यहाँ पे ले आते हैं। अब मैं लिखता हूँ फाइंड सेकंड, और इसमें मैं कहता हूँ डेंटन पास कर दें और दूसरा ऑडेस डायरेक्टली पास कर दें। अच्छा, अब अगर देखें तो इसने हमें 5 रिटर्न किया, 0 1 2 3 4 5, चूँकि ऑडेस 5 पे है। ठीक है, लेकिन हम असल में ये चाहते हैं कि ये पहली नहीं बल्कि दूसरी अकरेंस को ढूंढें। ठीक है, अच्छा, अब ये काम भी हम पहले करना सीख चुके हैं। इसका एक सादा तरीका जो हमने पहले अडॉप्ट किया था वो ये था कि आप यूं लिखें, एक वेरिएबल सपोज फर्स्ट के नाम से ले लें और उसके बाद आप लिखें फर्स्ट प्लस 1 से आगे सर्च करना शुरू करें इसे ही। ठीक है, सर्च अंडरस्कोर स्टर जो है उसमें आप फाइंड करें टारगेट स्ट्रिंग को। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पहली स्ट्रिंग जो आपको मिली वो जिस जगह पे मिली थी, अब फर्स्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6 से तलाश करना शुरू करें। अब जब ये रिटर्न करेगा तो ये सेकंड ऑडेस की लोकेशन को रिटर्न करेगा। सो इफ़ आई कॉल दिस प्रोसीजर अगेन नाउ, so you see अब इसने 25 रिटर्न किया। if you will count you will find that this second occurrence start at location 25। so ये बात समझ आई आप लोगों को? यस इसका एक तरीका ये भी है जो ज़्यादा शॉर्ट है, वो ये है, ये वो एक्सप्रेशन है ना जो हमें ये फर्स्ट की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट लिखने की बजाय अगर ये लिख दूँ और ये लाइन सिंपली ख़त्म कर दूँ तो दैट शुड ऑल्सो वर्क ऑल राइट। It's all right so far? जी सर। ओके, अब हम ये करते हैं कि जो हमने प्रोसीजर जो अभी हमने कोड लिखा था पहले, जो हमने टेस्ट 1 के नाम से स्टोर किया हुआ है, टेस्ट के नाम से, ठीक है, हम इसको एक प्रोसीजर की शक्ल देते हैं। ठीक है, एक तो मैं पहले ही जो 3 बार लिखा हुआ है इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसको एक प्रोसीजर की शक्ल दे देता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर आपको पता है डेफ से शुरू होता है, फिर आपने एक नाम रखना होता है। ठीक है, हम इस प्रोसीजर का नाम रखने जा रहे हैं चूँकि ये हमें जो भी अगला लिंक होगा वो लिंक हमें रिटर्न कर रहा होगा, तो हम इसका नाम गेट नेक्स्ट लिंक रख सकते हैं मिसाल के तौर पे, दैट इज़ एन अप्रोप्रिएट नेम। ठीक है, और ये बतौर इनपुट पेज लेगा। ठीक है, आप इसको पेज देंगे और ये पेज के अंदर से हमें URL रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इसकी इनपुट क्या होगी, हमने इस प्रोसीजर का नाम रख लिया गेट नेक्स्ट लिंक। अगर आप अपना टेक्स्ट देखेंगे तो इसमें इसका नाम हमने गेट नेक्स्ट टारगेट रखा हुआ है, तो हम गेट नेक्स्ट टारगेट रख लेते हैं, बट गेट नेक्स्ट लिंक इज़ ऑल्सो ऑल राइट, दैट्स ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट नेम। जो भी खैर नाम आप रखना चाहें, हम इसका नाम गेट नेक्स्ट टारगेट रख लेते हैं। इस प्रोसीजर की इनपुट क्या होगी, पेज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जिसके अंदर से हमें लिंक तलाश करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें ये बात पता है कि हर बार जब आप इसे पेज पास करेंगे तो उसमें एंड कोड से आगे वाला हिस्सा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको रेस्ट ऑफ द पेज हम दे रहे होंगे, यानी जहां हम इस वक्त होंगे, जिस एंड कोड तक हम लिंक फाइंड कर चुके होंगे, तो उससे आगे वाला पेज का हिस्सा हम इसे दे रहे होंगे, पीछे वाला हिस्सा नहीं, उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी आउटपुट क्या होगी,
ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा। अगर आप देखें तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये URL हमें बताएगा और दूसरा ये हमें एंड कोट भी बताएगा, क्योंकि एंड कोट वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एंड कोट का पता होगा तो हम ये पेज स्ट्रिंग मॉडिफाई कर सकेंगे। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अपेरेंटली इट शुड रिटर्न URL एंड एंड कोट। इसको हमें URL और एंड कोट रिटर्न करनी चाहिए। ठीक है, और मैं नीचे से ये दोनों लाइनें अब ख़त्म कर देता हूँ। और अगला काम ये कि ये ज़ाहिर है सारा जो कोड है इसको हम टैप कर देंगे ताकि ये इसकी बॉडी बन जाए। So this will become something like this. Let me just cross check it. Yeah, that's it. तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि हमने इसी प्रोसीजर को इसी काम को जो हमने एक लिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4-5 लाइंस लिखी थी, हमने इन लाइंस को एक प्रोसीजर की शक्ल दे दी है। हमने प्रोसीजर का नाम गेट नेक्स्ट टारगेट रखा, उसको पेज स्ट्रिंग बतौर इनपुट दे देंगे, वो स्टार्ट लिंक, स्टार्ट कोट, एंड कोट और URL फाइंड करेगा और फिर वो हमें URL और एंड कोड दे देगा। URL तो नेसेसरी नतीजा है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, और एंड कोड इसलिए रिटर्न करेगा ताकि हम जब अगली बार इसी प्रोसीजर को कॉल करें तो हम पेज स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दें, उसमें एंड कोड से पहले वाला हिस्सा निकाल दें। सो इज़ इट ऑल राइट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, अब हमने थोड़ी सी बात तो प्रोसीजर्स के बारे में कर ली। अब दूसरा अहम कॉन्सेप्ट जो हमें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करना है वो है कि हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब हम अपने इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम ये चेक कर सकें कि क्या लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि हर जगह पे जो है जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो एक प्रोसीजरल फ़्लो में नहीं जा रही होती। हमें कुछ कंडीशंस की बुनियाद पे अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो आप रोज़ फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी आने के लिए, कि आप सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, अपनी बुक्स या वटेवर जो भी चीज़ है वो रेडी करेंगे और फिर उस जगह पे आएंगे जहाँ से आपको यूनिवर्सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, उस पर बैठेंगे, यूनिवर्सिटी आएंगे, क्लास लोकेट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, क्लास लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो एक सीक्वेंस में हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महज सीक्वेंशियल नहीं होती, उनमें कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे सुबह घर से निकलते वक्त आपके लिए एक चीज़ कंडीशनल ये हो सकती है कि अगर बारिश हो रही है तो छतरी ले लें। अब ये जो छतरी का लेना है ये एक कंपलसरी स्टेप नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन की आउटकम पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो आप छतरी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, सो ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होना या ना होना किसी कंडीशन की आउटकम पर डिपेंड करता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, सो हमें ये जो डिसीजंस हैं ये करने की सहूलत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर चाहिए होती है। अब डिसीजंस में एक चीज़ तो होती है कंपैरिजन, जैसे आप नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं ना कि समथिंग इज़ लेस देन समथिंग और ग्रेटर देन समथिंग और लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल और इक्वल और नॉट इक्वल। तो हमारे सामने ये सारे जो चीज़ें हैं पॉसिबल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंटरप्रेटर में जाके ये चीज़ें लिखें 2 लेस देन 3, क्या जवाब होगा? फॉर ट्रू, बिकॉज 2 इज़ लेस देन 3। 2 ग्रेटर देन 3, फॉल्स। 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फॉल्स, क्योंकि 2 ना 3 से बड़ा है ना 3 के बराबर है। 2 लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू, बिकॉज 2
3 के बराबर तो नहीं है लेकिन 3 से छोटा ज़रूर है। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि या छोटा हो या बराबर हो, तो दोनों में से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, इसी तरीके से 2 = 3, क्या 2 3 के बराबर है? फॉल्स। और एक और चीज़ 2 not equal 3, क्या 2 3 के बराबर नहीं है? ट्रू, यस 2 is not equal to 3। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ ये कि दिस इज़ द इक्वलिटी टेस्ट। जब आप ये लिखते हैं 2, दिस इज़ असाइनमेंट, इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप 2 को 3 असाइन कर दें, जो कि मुमकिन नहीं है। मैथमेटिक्स में हम आम तौर पे इसको इक्वल कहते हैं, लेकिन असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इक्वल नहीं बल्कि असाइनमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड असाइन कर दें। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप किसी वेरिएबल टाइप चीज़ को असाइन करें, तो वेरिएबल को तो असाइन हो जाएगा, नंबर को नंबर, या लेटरल को लेटरल असाइन नहीं हो सकता। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वलिटी। तो अब हम इफ़ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स में हम इनको कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, फिर मैं कहता हूँ इफ़ num greater than 10, सॉरी ऐसे greater than or equal to 10, कॉलन। अब कॉलन लगाया, एंटर किया, तो ये कर्सर यहाँ पे पीछे नहीं आया। इट इज़ आस्किंग मी टू राइट मोर। तो मैंने कहा एक नंबर लिया, नंबर को 10 असाइन कर दिया, मैंने कंडीशन लगाई कि अगर नंबर 10 से बड़ा या बराबर है तो प्रिंट कर दें वाओ अ बिग नंबर। अब चूंकि नंबर 10 से बड़ा या बराबर है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो उसने प्रिंट कर दिया वाओ अ बिग नंबर। तो अब ये जो कंडीशन लगाई आपने, ये कंडीशन ये कह रही है कि अगर ये ट्रू है एक्सप्रेशन तो ये काम करना है, वरना नहीं करना। यही चीज़ अगर मैं यूं कर दूं, इफ़ num greater than 10, अब num 10 से बड़ा नहीं है, तो you see nothing is printed। यानी ये वाली लाइन सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल हम यूं लेते हैं, हम एक प्रोसीजर लिखते हैं। आप जानते हैं कि एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। आपको पता है कि किसी भी नंबर के एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड। नंबर की दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक साइन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने एक नंबर है 10, तो मुझे मालूम है कि इसका साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन हम साथ लिखते नहीं हैं। इसका साइन पॉजिटिव प्लस है और इसकी मैग्नीट्यूड 10 है। इसी तरीके से अगर मेरे सामने -10 है तो मुझे मालूम है कि इसका साइन माइनस है और इसकी मैग्नीट्यूड 10 है। तो जो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आप नंबर का साइन इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर का एब्सोल्यूट जानना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इफ़ num लेस देन 0, रिटर्न -num। अब अगर आप देखें तो मैंने ये लिखा है, यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाई है। मैंने कहा कि अगर तो नंबर 0 से छोटा है तो फिर ये रिटर्न कर दो। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन में जहाँ एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद भले ही 100 स्टेटमेंट्स और लिखी हों, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी नंबर अगर 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिर्फ नंबर का मैग्नीट्यूड बता देंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी नंबर 0 से छोटा नहीं है, तो फिर सिंपली नंबर ही रिटर्न कर दें, फिर आपको कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो विल गेट के व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एब्सोल्यूट
ऑफ 10 10 ही होता है, और एब्सोलूट ऑफ -10 क्या होगा, वो भी 10 ही होगा। तो पहली बार जब आपने 10 दिया एब्सोलूट ऑफ 10, तो इस फंक्शन में जब आप आए प्रोसीजर में, तो नम में क्या आया 10। क्या 10 0 से छोटा है, नहीं, इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये इस इफ़ का हिस्सा नहीं है। जो इफ़ का हिस्सा होंगी वो यहाँ आगे लिखी हुई होंगी। तो ये यहाँ पे है, ये इस इफ़ का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ 10 है, तो आपने कहा ठीक है 10 ही रिटर्न कर दें, तो 10 ही रिटर्न हो गया। दूसरी बार जब आपने इसे -10 पास किया, तो यहाँ -10 आया। क्या -10 0 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो अब आप कहते हैं रिटर्न माइनस, और इसमें नम में ऑलरेडी -10 है, तो -10 जो है वो क्या बन जाएगा, यानी इट विल बी समथिंग लाइक -10। तो -10 क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल रिटर्न 10 ओनली। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह आपसे आगे कहा गया है कि आप दो नंबर्स में से बिगर फाइंड करें। दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी ईजी थिंग टू डू। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोसीजर लिखते हैं, डेफ बिगर, एंड इट इज़ टेकिंग एज इनपुट टू नंबर्स, num1 num2, right? So we say if num1 is greater than num2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो फिर रिटर्न num1, फिर num1 रिटर्न करते हैं एज बिगर नंबर। और अगर ऐसा नहीं है, num1 num2 से बड़ा नहीं है, तो फिर इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि num2 बड़ा है, तो फिर आपको मज़ीद कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिख सकते हैं रिटर्न num2। So you say bigger 2 3, so it says 3 is bigger, and if you say bigger 3 2, it will still say 3 is bigger। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये इफ़ है, आप यहाँ else लिख सकते हैं। यहाँ else का लिखना ना लिखना एक ही मानी रखता है, बट एनी वे टू मेक इट मोर डिस्क्रिप्टिव एंड क्लियरर एंड मोर इंट्यूटिव, हम लिख सकते हैं कि अगर num1 num2 से बड़ा है तो num1 रिटर्न कर दें, वरना else का क्या मतलब होता है, वरना num2 रिटर्न कर दें। लेकिन यहाँ else ना भी लिखें तो इट्स ऑल राइट। इसी तरीके से यहाँ भी आप else लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो इट्स ऑल राइट। बट देयर आर सिचुएशंस जहाँ हमें else की ज़रूरत बहरहाल पड़ती है। इसी तरीके से कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। फिर एक एग्जांपल है जिसमें आप बिगेस्ट जो है वो फाइंड कर रहे हैं कि 3 नंबर्स का बिगर जो है बिगर वो फाइंड करें। दैट इज़ अ डिसेंट एग्जांपल टू डू डेफ बिगेस्ट। इसकी लॉजिक मल्टीपल तरीके से पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन की थी, num1 num2 num3, राइट। सो अगर आप इसको देखें तो यहाँ मैंने बहुत ही मीन से तरीके से इसको कर दिया है। मैंने लिखा है कि आप बिगर को इस्तेमाल कर लें, बिगर num1, और यहाँ पे आप बिगर num2 num3 कर लेते हैं। ये जब कॉल करेंगे तो ये num2 और num3 में से बड़ा नंबर बता देगा।
तो जो भी नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा, नाम 2 भी हो सकता है, नाम 3 भी हो सकता है। और जब ये आ जाएगा तो आप कहेंगे कि नाम 1 और इन दोनों में से जो बड़ा है वो बड़ा फाइंड कर लें, तो बिगर फाइंड करेंगे उसमें से, तो आपको ये बड़ा मिल जाएगा। सो ये जो बिगेस्ट फंक्शन है, ये जो हमने लेसन पिछला कवर किया था उसके अंदर मल्टीपल तरीके से किया गया है, एक बिगर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए और एक इसके बगैर भी किया हुआ है। सो फॉर डिटेल्स यू कैन रेफर टू दैट एग्जांपल वेयर इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन बेटर डेप्थ। ओके, अब उसके बाद एक चीज़ जो बहुत अहम है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है लूप्स का इस्तेमाल। जो हमने शुरू में बात की थी कि अगर हमें सर 5:30 पे हमारी एक और क्लास थी। बेटा हमारा तो अभी ख़त्म है। आप मॉर्निंग के इवनिंग के किस क्लास के हैं आप? सर इवनिंग। ओके, आप चले जाएं, आप दूसरी क्लास ले लें। आपको दूसरी क्लास लेनी है तो हम तो अपना ये लेसन अभी कंप्लीट करेंगे बाहर। चलो हम भी रुकते हैं, मैम से कहते हैं कि थोड़ा वेट कर। जैसे अप्रोप्रिएट, बिकॉज अभी हमें आधा पौना घंटा आराम से लग जाएगा। ठीक है, ओके सर। जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक, ओके। ओके। सो अब लूप्स की ज़रूरत क्यों है हमें और लूप्स क्या होती हैं? हमने शुरू में यह लिखा कि अगर हमें एक लिंक एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने कोड को एक बार लिख लिया, 2 लिखने हैं तो कोड को 2 बार लिख लिया, 3 लिखने हैं तो कोड को 3 बार लिख लिया। लेकिन हमने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस ये है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारे पास कितने लिंक्स हैं, और क्या अगर 100 लिंक होंगे तो हम 100 बार कोड को लिखेंगे, राइट? सो हमारे पास एक एफिशिएंट तरीका है एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने का, लूप्स को इस्तेमाल करते हुए। तो लूप्स एक ऐसा कंस्ट्रक्ट होती हैं जिसकी मदद से आप किसी पार्ट ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ सम कंडीशन। ठीक है, अब ये बज़ाहिर बिल्कुल इफ़ कंडीशन की ट्राई है। जैसे आप लिखते हैं इफ़ समथिंग तो फिर ये काम करेंगे। इफ़ में और लूप में सिर्फ एक फ़र्क होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ फ़र्ज़ करें कि यहाँ वाइल की बजाय अगर इफ़ लिखा हो तो उसमें और वाइल में एक ही फ़र्क है। इफ़ के केस में ये होता है कि आप टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू हो तो ये लाइन, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है, अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे, और अगर फॉल्स है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देंगे और फिर आगे चले जाएंगे। लेकिन वाइल के केस में आप इस टेस्ट को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद आगे नहीं चले जाएंगे, बल्कि दोबारा इसी कंडीशन को चेक करने आएंगे। अगर ये अभी भी ट्रू है तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आगे नहीं चले जाएंगे, दोबारा इस कंडीशन को चेक करने आएंगे। यानी आप इसी साइकिल में घूमते रहेंगे जब तक कि ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, आप इस ब्लॉक को स्किप करेंगे और आगे चले जाएंगे। तो लूप और इफ़ में फ़र्क क्या हुआ, वाइल लूप में और इफ़ में, कि इफ़ में कंडीशन एक बार चेक होती है। ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और आगे चले जाते हैं, फॉल्स है तो ब्लॉक स्किप हो जाता है और आगे चले जाते हैं। जबकि वाइल में अगर कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके दोबारा कंडीशन पे ही आते हैं, फॉल्स हो तो फिर उसको स्किप करके आगे चले जाते हैं। यानी फॉल्स के केस में इफ़ और वाइल में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ट्रू के केस में एक बड़ा क्लियर फ़र्क है। ट्रू के केस में आप इफ़ के अंदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन वाइल के केस में आप ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं और वापस टेस्ट को, कंडीशन को चेक करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, इस वजह से इसमें जब आप लूप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों का मज़ीद ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं आई, एक मैंने वेरिएबल लिया काउंटर आई और मैंने उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया। मैंने कहा वाइल आई इज़ लेस दैन 10, प्रिंट आई। मैंने लिखा है वाइल आई इज़, आई को मैंने 0 से इनिशलाइज कर दिया, मैंने कंडीशन लगाई वाइल आई इज़ लेस दैन 10, बल्कि मैं वाइल से पहले यहाँ इफ़ लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़ आई इज़ लेस दैन 10 तो प्रिंट आई, तो उसने 0 प्रिंट कर दिया। चूँकि 0 10 से छोटा है तो उसने 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं
वाइल के साथ करूं तो वाइल इसमें से बाहर ही नहीं आएगा। अब अगर आप देखें तो वो 0 प्रिंट करता जा रहा है। मैंने इसको खुद रोका है कीबोर्ड इंटरप्ट के ज़रिए, वरना ये ना रुकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इफ़ में उसने एक बार चेक किया, ट्रू था, उसने प्रिंट किया और वो लूप से उससे बाहर आ गया। लेकिन यहाँ वो अगर ये ट्रू है, चूँकि 0 10 से छोटा है, तो ये 0 प्रिंट करके दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक करने चला जाता है। ज़ाहिर है अब 0 तो हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, इसका मतलब है कि ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा जब आप लूप्स लिखते हैं